नमस्कार। हमने पहले भाग में शीत युद्ध के दौर को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जाना शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है। कोल्ड वॉर की जब हम बात करते हैं तो हम उन दो महाशक्तियों के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है अमेरिका और यूएसएसआर। और उस टाइम पे शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक शीत युद्ध की, जिसे कोल्ड वॉर कहा जाने लगा। आज हम जानेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और बाकी देशों का निर्णय। जैसे कि अगर आप देखा जाए, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में अगर अमेरिका और यूएसएसआर दो तरीके से बट चुका था, तो एक टाइम ऐसा भी आया कि जो बाकी राज्य थे, बाकी जो देश थे विश्व के, अब कुछ ऐसे देश भी थे जो किसी भी ग्रुपिंग का पार्ट नहीं होना चाहते थे। ना तो यूएसए में जुड़ना चाहते थे, ना ही वो यूएसएसआर में जुड़ना चाहते थे। क्यों? ये वह देश थे जिन्हें हम डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि ये कॉलोनाइज थे, तो कॉलोनाइज स्टेट के बाद अब जब ये कंट्रीज, अब इन्हें थोड़ा सा फ्रीडम मिला, तो ये अपनी डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहते थे। तो उसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अगर हम बात करें एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की या नए विश्व की, समकालीन विश्व में राजनीति की शुरुआत अगर बात की जाए तो 1991 में अर्थात शीत युद्ध की समाप्ति के बाद हुई। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना जो था शीत युद्ध का कारण बना। जिस तरीके से घटनाएं क्रम में होती गई, एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि अब अमेरिका और उसके साथ साथ सोवियत संघ अब एक नई विश्व युद्ध की शुरुआत कर ही देंगे। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होने से बच गई, जैसे कि हमने पिछले भाग में जाना था कि उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं था। तो अगर दो सुपर पावर्स, अगर एक अमेरिका है और एक तरफ यूएसएसआर है, उनके बीच में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसी के कारण चलते ये सारी टेंशन, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो डेवलप हुए। अगर बात की जाए विश्व की, तो विश्व दो तरीके से बट चुका था। एक तरफ एक महाशक्ति खड़ी थी अमेरिका, और दूसरी तरफ महाशक्ति खड़ी थी यूएसएसआर। तो दो द्रव्यता को चुनौती देने के लिए उस टाइम पे जन्म हुआ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का या फिर गुटनिरपेक्षता का। हमारे जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, एशिया एकता के लिए उन्होंने बहुत काम किया, विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सस्त्र की वकालत उन्होंने वकालत की, और उसी के साथ साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, जिसे हम बोलते हैं गुट निरपेक्षता के लिए, उन्होंने बहुत काम किया। हम देख चुके हैं कि किस तरीके से शीत युद्ध की वजह से विश्व को दो प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था। इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो न्यूली इंडिपेंडेंट यानी नए जो स्वतंत्र देश थे, उन्हें एक तीसरा विकल्प दिया, दैट आप अब एक थर्ड रास्ता ले सकते हो, एक तीसरा रास्ता ले सकते हो। और ये विकल्प था कि किसी भी सुपर पावर यानी यूएसए और यूएसएसआर के साथ ना जुड़ना। तो देखिए, जैसे कि न्यूली डेवलप्ड देश थे, और ये नैम की अगर हम बात करते हैं, गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो हम 5 लीडर्स की बात करते हैं। ये वो 5 लीडर्स हैं जिन्होंने नैम को, गुटनिरपेक्षता को, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सफल होने में पूरा पूरा हाथ दिया। तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन की जड़ में युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटू, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। तो इन तीनों ने मिलके इन्होंने 1956 में एक सफल बैठक की, और इंडोनेशिया के और घाना के लीडर्स ने भी इनका जोरदार समर्थन उस समय पे किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन जो एक आंदोलन हुआ, एक विचार कह सकते हैं, एक आइडियोलॉजी कह सकते हैं कि हम किसी के साथ नहीं है, हमें किसी सुपर पावर के साथ नहीं जुड़ना, हमें किसी महाशक्ति के साथ नहीं जुड़ना। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ, उसके आरंभ के भी 2 दशकों में, जबकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और काफी पूरा विश्व प्रभाव में था। अगर पूरे विश्व की बात करी जाए और अगर कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, तो उसका प्रभाव छोटे देशों पर नहीं पड़ेगा।
ऐसा नहीं है, उसका कई जगह तक प्रभाव छोटे देशों पर भी पड़ता है। और भारत की अगर विदेश नीति की बात करी जाए, उस टाइम पे जो फॉरेन पॉलिसी उसने अपनाई, उसने 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट के रूप में एक पूर्ण आंदोलन और एक विचार दुनिया के सामने प्रकट किया। तो लेकिन आज अगर भारत की गुट निरपेक्षता के बजाय एक बहुपक्षता या कह सकते हैं मल्टी अलाइनमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है, जहां जैसे कि आपने देखा होगा कि चीन है, रूस है और कई तरीके की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ब्रिक्स, एससीओ, इन सभी का भारत सदस्य है। तो अभी जो है काफी चेंज आया है एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन उस समय अगर बात करी जाए और गुट निरपेक्षता की बात करी जाए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की जाए, एक और चीज यहाँ पे हमें जानने की बहुत जरूरत है कि हमारे लीडर्स ने ये बहुत क्लियर कर दिया था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वी आर न्यूट्रल। न्यूट्रलिटी का मतलब नहीं होता है, न्यूट्रलिटी मतलब हम तो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि नैम का सीधा साधा मकसद था विश्व में शांति और पीस लेके आना, स्टेबिलिटी लेके आना, कि हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए। और इसी तरीके से नैम जो था उसका जो इरादा था वो यही था कि विश्व में कॉपरेशन होना चाहिए। वित्त विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी कई कंट्रीज की, और ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, इनके लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी था कि वो खुद पर और अपनी डेवलपमेंट पर फोकस करें, ना कि किसी जंग का हिस्सा बने। तो नैम जो जिसे कहा जाता है, गुट निरपेक्षता की नीति जिसे कहा जाता है, उसका मतलब कभी भी न्यूट्रलिटी नहीं था। नैम का आरंभ अगर बात करी जाए किस तरीके से हुआ, तो जिस तरीके से जो कंट्रीज थी, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कई अन्य क्षेत्रों के लोगों ने इसका पूरी तरीके से समर्थन किया। 1960 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 15वें साधारण सत्र में गुट निरपेक्ष देशों के आंदोलन का जन्म हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 17 नए अफ्रीकी और एशियाई सदस्य देशों को प्रवेश मिला। तो देखेंगे आप किस तरीके से ये पॉलिसी आगे आगे बढ़ती चली गई। तत्कालीन अगर बात करी जाए तो भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता शीत युद्ध में संलग्न दो महाशक्तियों से तीसरी दुनिया की एक समान दूरी की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया, और इन्हीं अवधारणाओं पर आगे बढ़ते हुए वर्ष 1955 में बैंडिंगम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो 1980 के दशक के अंत तक पहुंचते समाजवादी ब्लॉक के पतन के साथ इस आंदोलन को वृहद चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। दो विरोधी गुटों के बीच संघर्ष के अंत के साथ ही माने जाने लगा कि अब इस आंदोलन के अंत का आरंभ भी हो चुका है। उधर ही अगर हम बात करें, नैम से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संघ बनाया गया जिसका नाम था नेटो। नेटो की स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में, और इसकी स्थापना समूह में कुल उस समय 12 देश थे। अगर नेटो का माना जाए तो वो भी एक संघ था, लेकिन ये संघ एक मिलिट्री अलायंस था, जो कि अगर बात करी जाए तो उसके जो उद्देश्य थे, नेटो का मुख्य उद्देश्य यही था कि यदि कोई देश कोई उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के किसी भी देश पे जो उसके सदस्य हैं हमला करता है, तो उस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। तो नेटो में शामिल हर एक देश एक दूसरे की सहायता करेगा। यहाँ पे अगर इसी नेटो को मैं कंपेयर करूं, डिफरेंशिएट करूं हमारे नैम से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये संघ किसी भी तरीके की मिलिट्री अलायंस को प्रमोट नहीं करता था। वहां पे अगर नैम की बात करी जाए तो नैम का जो मकसद था, यहाँ पे अगर आप देश देख लें, जो देश इस नैम का पार्ट थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट थे, उनका बेसिक एजेंडा क्या था, उनका बेसिक उद्देश्य क्या था कि हमें विश्व में शांति, पीस एंड कोऑपरेशन चाहिए। अगर कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बात करूं तो 2016-17 में ऐसा
बोला जा रहा था कि भारत जो है अब क्योंकि नई सरकार आ चुकी है तो किसी तरीके से नैम को प्रमोट नहीं कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में ही जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, जंग हुई, उसमें इंडिया का जो स्टैंड था कि इंडिया विश्व में शांति चाहता है, इंडिया चाहता है कि किसी भी तरीके की खून खराबा, मार लड़ाई विश्व में ना हो और अमन हो। तो फिर से एक बार बात होने लगी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, नैम की पॉलिसी वाकई में ही आज भी रेलेवेंट है कि वर्ल्ड को, पूरे विश्व को पीस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें यहाँ पे याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि नैम कोई मिलिट्री अलायंस किसी भी तरीके का नहीं है। इसी तरीके से अगर नेटो था, उसी तरीके से वॉर्सो पैक्ट 1955 में रहा, और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920, जिसके हेडक्वार्टर्स या मुख्यालय जिनेविया में कहा जाते हैं। अगर आप देखोगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरीके का संघ है, किसी भी तरीके का समूह है, उन सबके अपने अलग उद्देश्य होते हैं, उन सबके अपने अलग टारगेट्स होते हैं कि हमें तो ये करना है। और इस तरीके से हमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो क्या है। जैसे लीग ऑफ नेशंस की बात करें कि इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई, लेकिन फिर भी किसी तरीके से देखा जाए तो वो सफल नहीं हो पाई। और कोल्ड वॉर अगर आया, तो अगर कोल्ड वॉर आया तो इसके पीछे कारण यही था कि किसी हद तक हमारी शांति बनाने की, पीस बनाने की, स्टेबिलिटी बनाने की जो कोशिश रही वो नाकाम रही। यूएनओ जैसे जिसकी हम बात कर रहे हैं, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों के सदस्य की कुल संख्या केवल 51 थी, लेकिन आज ये बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई है। तो यूएनओ का हमें यहाँ पे याद रखने की बहुत बहुत जरूरत है कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इंटरनेशनल बॉडीज की अगर बात करी जाए और उसी पीरियड की बात करी जाए, तो हमने देखा कि 1920 से लेके कई दशक तक कई सारी डेवलपमेंट होती रही। इसी तरीके से कई सारी गठबंधनों का, संघों का जन्म हुआ। नेटो हो गया, उसके बाद आपका वॉर्सो पैक्ट हो गया, लीग ऑफ नेशंस हो गया, और वहीं पे आपका नैम हो गया। नैम की अगर हम विस्तार में अगर बात करें थोड़ी सी, तो यहाँ पे हमें जानने को मिलेगा कि नैम का जो आइडिया था, उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही था कि कोल्ड वॉर की जो राजनीति थी उसका त्याग करना है, और उसी के साथ साथ हमें स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी का अनुसरण करना होगा। तो यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट की बात करी जाए, और क्यों इंडिपेंडेंट बोला जा रहा है, क्यों चाहिए हमें इंडिपेंडेंट अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं है और किसी भी तरीके से अंतरराष्ट्रीय की कोई भी पॉलिसी अगर किसी भी महाशक्ति के निर्णय पे डिपेंड हो जाएगी, तो ऐसे में जो सारा हमारा पीस, स्टेबिलिटी लाने का जो पर्पस है वो विफल हो जाएगा। साथ ही साथ नैम का उद्देश्य था सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना, किसी भी तरीके की मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होना, जैसे कि वो नाटो है, वॉर्सो पैक्ट है, तो नहीं होना है। और उसी के साथ साथ किसी भी तरीके का समाजवाद का विरोध करना होगा, और रंग भेद की नीति जिसे हम रेसिज्म बोलते हैं के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत करना, और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करना। यह बहुत ही जरूरी और ये बेसिक एजेंडा कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं, और यही टारगेट रहा, उद्देश्य रहा नैम का। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक है और इसके सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से रहा है, और 1970 के दशक तक भारत ने इस आंदोलन की बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। किंतु 1970 के दशक के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की स्थिति बदलने लगी और सोवियत संघ की ओर भारत का झुकाव काफी हद तक बढ़ने लगा, तो जिससे नैम के उद्देश्यों को लेकर छोटे देशों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, और ऐसा लगा कि मानो नैम की पॉलिसी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अगर हम बात करें तो कई जगह ऐसा लगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कई जगह वो कमजोर भी पड़ा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद,
वैश्विक स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया और ये वह समय था जब भारत ने अर्थव्यवस्था में बड़े आर्थिक सुधार किए। तो इसके परिणाम ये हुआ कि भारत की आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, अमेरिका की ओर झुकने लगी, जिससे इस आंदोलन को लेकर भारत की गंभीरता का एक और बार पुनः प्रश्न उठने लगेगी। एक बार तो कि आप सोवियत संघ के साथ ज्यादा झुक रहे हैं या अमेरिका के साथ ज्यादा झुक रहे हैं। तो ऐसे कई आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके के सवाल भारत पे उठने लगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य मुख्यतः अगर बात करी जाए और उपनिवेशवाद और शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था, किंतु अब दोनों ही समाप्त हो गए थे। एक टाइम ऐसा आया जब वो दोनों ही नहीं रहे, जिसके कारण लोग मानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है। हालांकि अधिकांश जानकार मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब भी जो हमारे सिद्धांत हैं वो यही है कि विश्व में अमन और शांति बनी रहे। और विश्व शांति की जब हम बात करते हैं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व शांति को संरक्षित करने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसे नहीं भूला जा सकता है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश आज भी शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया स्थापित करने के लिए अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और भारत भी इसमें एक है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है पूरी तरीके से कि नहीं, अब गुट निरपेक्षता आंदोलन या किसी तरीके से वो कमजोर हो गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्षेत्रीय अखंडता और समरूपता के सिद्धांत का समर्थन करता है। इसके सदस्य देशों द्वारा प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता के संरक्षण के विचार को बार बार दोहराया जाता है, जो कि इसकी मौजूदा प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है। उसी के साथ साथ अगर बात करें न्याय संगत विश्व व्यवस्था की, जहां पे हम इक्वलिटी बात करते हैं, इक्विटी की, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एक न्याय संगत विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, एक इक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में विद्यमान राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के बीच एक सेतु का काम कर सकता है। जहां पे जिस तरह के मतभेद हो रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वहां पे जो सबके गोल्स आ जाते हैं, एजेंडाज आ जाते हैं, फोकस आ जाता है, वो यही रहेगा कि विश्व में शांति बनी रहे। विकासशील देशों के लिए एक मंच है। यदि सभी विकासशील देशों के बीच किसी विशिष्ट मुद्दे को लेकर मतभेद पैदा होता है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन उस मतभेद को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि वहां पे ऐसे देश मौजूद हैं। तो देखा जाए तो किस तरीके से इसकी सफलता के कारण रहे हैं और किस तरीके से यह आगे भविष्य में काम आ सकता है। अगर अब बात करी जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने विकासशील देश शामिल हैं, तो इस समय लगभग उनकी संख्या 120 है, और इनमें से लगभग सभी देश संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के सदस्य हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के 2/3 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। तो नाम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम लीडर्स का नाम नहीं भूल सकते। सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, जोसेफ ब्रोज टिटू ऑफ यूगोस्लाविया, गमाल अब्दुल नसीर ऑफ इजिप्ट एंड क्वामे नक्रुमा ऑफ घाना। तो इनके जो एक्शन थे उन्हें एक साथ इनिशिएटिव ऑफ 5 बोला जाता था, और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नाम का 1956 रहा। तो ये जितने भी देश हैं, इनकी जो प्रमुख बात अगर करी जाए तो सबसे, जैसे कि हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था, जो सबसे प्रमुख इनकी बात रही है कि ये कॉलोनाइज स्टेट थी, और अब इनके लिए जो मेजर टारगेट रहा था वो यही था कि डेवलपमेंट किसी तरीके से होनी चाहिए। समय के चलते चलते गुट निरपेक्षता की प्रकृति जब धीरे धीरे बदली और इसमें देखा गया कि आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन जो कि 1961 में, आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे, और इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास
मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण यह भी कहा जा सकता है कि विकसित देशों द्वारा किया जा रहा था तेज विरोध, तो विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों की इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। तो हमने आज के लेक्चर में जाना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में, हमने जाना उसके महत्व के बारे में और किस तरीके से समय के साथ साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलता रहा। तो इसी के साथ हम एंड करेंगे अपने लेक्चर का यहीं पर। धन्यवाद।